चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, जैविक हथियार अभिसमय को लागू हुए 50 वर्ष पूरे हुए। तो जैविक हथियार अभिसमय वस्तुतः सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। इस अभिसमय को अप्रैल 1972 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह 26 मार्च 1975 को लागू हुई। जैविक हथियार अभिसमय के विषय में जानते हैं तो इसका औपचारिक नाम है जीवाणुजन्य और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश पर अभिसमय। जैविक और विषाक्त हथियार विषाणु, जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों या अन्य जीवित जीवों द्वारा उत्पादित विषैले पदार्थ होते हैं। इन्हें जानबूझकर इंसानों, जानवरों या पौधों में बीमारी फैलाने और उन्हें मारने के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण एंथ्रेक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन और प्लेग। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी, पर्यावरणीय आपदाएं, गंभीर आर्थिक क्षति और लोगों के बीच रोगों का प्रसार, भय तथा अविश्वास बढ़ सकता है। पृष्ठभूमि जानते हैं इसकी तो इस अभिसमय पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी। प्रावधान BWC जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अर्जन, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। यह 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल को और मजबूती प्रदान करता है। गौरतलब है कि जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। सदस्यता 188 सदस्य देशों और 4 हस्ताक्षरकर्ता देशों मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता। भारत BWC का एक सदस्य है। सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य अभिसमय संधि तो परमाणु हथियार, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु हथियार निषेध संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आदि। मिसाइल हेग आचार संहिता, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था आदि। रासायनिक हथियार तो रासायनिक हथियार अभिसमय। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, न्यूरालिंक का लक्ष्य 2025 तक मानव में पहले ब्लाइंड साइट चिप को प्रत्यारोपित करना है। ब्लाइंड साइट को पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दिया जा चुका है। इसके विषय में देखते हैं, ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है जिसका उद्देश्य रेटिना को बायपास करते हुए सीधे विजुअल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करके देखने की क्षमता प्रदान करना है। विजुअल कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वह हिस्सा होता है जो रेटिना से आने वाली विजुअल डेटा को प्रोसेस करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स तंत्रिका कोशिका उत्तकों की सबसे भारी परत होती है। ब्लाइंड साइट में माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे शामिल होते हैं जिसे विजुअल कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है। यह इम्प्लांट न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करने में सक्षम होता है। BCI के विषय में देखते हैं तो BCI एक प्रणाली है जो मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करती है और बाहरी सॉफ्टवेयर को सिग्नल भेजती है। इससे उपयोगकर्ता अपने मस्तिष्क के जरिए उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। BCI के उपयोग तो स्वास्थ्य देखभाल में इसका उपयोग मस्तिष्क संबंधी विकारों को डायग्नोस करने, शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां विकसित करने आदि में किया जाता है। संचार एवं नियंत्रण तो लोगों के विचारों तथा थॉट्स को डिकोड करने, स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल, पर्यावरण के साथ स्वतः समायोजन बिठाने वाली प्रणाली आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक उपयोग परिवहन, विज्ञापन आदि के क्षेत्र में। अन्य इसमें खेल और मनोरंजन, सुरक्षा और प्रमाणीकरण, न्यूरो फीडबैक और मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाना आदि शामिल है। इससे जुड़ी चिंताएं देखते हैं। गीता संबंधी चुनौती तो इसमें मानव शरीर द्वारा BCI तकनीक संबंधी प्रत्यारोपण को स्वीकार करने से संबंधित मुद्दे शामिल है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे तो इससे ऊतक की क्षति, दौरे पड़ना, संज्ञानात्मक हानि आदि सहित कई दीर्घकालिक प्रभाव को भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। उपयोगकर्ता द्वारा सूचित सहमति के संबंध में नैतिक चिंताएं। फिर अगली न्यूज है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में मानव केंद्रित से पर्यावरण केंद्रित अप्रोच अपनाने वाला विश्व का पहला न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरणीय विषयों का संवैधानिकीकरण वास्तव में पर्यावरण केंद्रित अप्रोच की एक और महत्वपूर्ण कदम रहा। यहाँ संवैधानिकीकरण का अर्थ है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को संवैधानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से विश्लेषित करना। इस अप्रोच को अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों के प्रावधानों का उपयोग किया है। इनमें से कुछ अनुच्छेद निम्नलिखित हैं, जैसे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने का अधिकार। ठीक है, पर्यावरण केंद्रित अप्रोच के विषय में देखते हैं तो यह अप्रोच संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और उसके सभी घटकों की भलाई को प्राथमिकता देती है। पर्यावरण केंद्रित अप्रोच में प्रकृति को केवल मानव उपयोग के नजरिए से नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के अस्तित्व और हित के लिए भी मूल्यवान माना जाता है। यह अप्रोच सतत विकास का समर्थन करती है। इस अप्रोच को अर्नेस्ट नेस के डीप इकोलॉजी मूवमेंट के तहत भी मान्यता मिली थी।
यह आंदोलन इस विचार पर आधारित था कि मानव को प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव लाना चाहिए ताकि प्रकृति को केवल मानव उपभोग की वस्तु न मानकर उसमें निहित प्राकृतिक मूल्यों का भी सम्मान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख निर्णय जिनमें पर्यावरण केंद्रित अप्रोच अपनाया गया, तो टी.एन. गोदावर्मन तिरुमूलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य 1996 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा का विस्तार किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी हरित क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार के वन हो, किसी भी श्रेणी में आते हो या उनका स्वामित्व किसी के पास भी हो। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ WWF1 बनाम भारत संघ एवं अन्य 1998 वाद। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संरक्षण उपायों को मजबूत करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। NR नायर बनाम भारत संघ 2000 वाद। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण केंद्रित अप्रोच को मान्यता देते हुए कहा कि जानवर संवेदनशील जीव होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की क्रूरता का सामना किए बिना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराज 2014 वाद। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू जैसी पारंपरिक प्रथाओं की तुलना में पशुओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी और पर्यावरण केंद्रित अप्रोच को अपनाया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को PMKSY AIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दी। तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 2029 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर बिहार में परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा और बाढ़ से निपटने में भी मदद मिलेगी। इसके विषय में देखते हैं। इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार में महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और फिर इस नहर का विस्तार मेची नदी तक किया जाएगा। पूर्वी कोसी मुख्य नहर भारत और नेपाल की संयुक्त कोसी परियोजना 1954 का भाग है। कोसी नदी द्वारा बार बार अपना अपवाह मार्ग बदलने की समस्या के समाधान के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में देखते हैं। तो PMKSY सिंचाई की एक प्रमुख योजना है। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। खेतों तक जल पहुंचाने की स्थिति में सुधार करना, अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, खेतों में जल का प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना और जल संरक्षण की संधारणीय पद्धतियों को अपनाना। इसके मुख्य घटक तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक वाटरशेड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के विषय में जानते हैं। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996 से 1997 में शुरू किया गया था। इसे 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया था। योजना के उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक सिंचाई निधि के तहत बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए नाबार्ड से उधार लेने का प्रावधान किया गया है। कोसी और मेची नदियों के विषय में देखते हैं थोड़ा। तो कोसी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होते हुए बिहार के निचले मैदानी इलाकों में बहती है। यह नदी आगे बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियां सोन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। मेची नदी बारहमासी नदी है। यह कोसी नदी के पूर्व में स्थित है। यह महानंदा की एक सहायक नदी है। आगे बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है 2025 में RBI की पहली मौद्रिक नीति के 90 वर्ष पूरे हुए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। उसी वर्ष RBI ने बैंक दर और नकद आरक्षित अनुपात तय करने के लिए अपनी पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, वित्तीय स्थिरता आदि। मौद्रिक नीति निर्धारण के साधन, तो मात्रात्मक नियंत्रण के साधन रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात और सीमांत स्थायी सुविधा। गुणात्मक नियंत्रण के साधन नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि। प्रकार देखते हैं मौद्रिक नीति के। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति, इसमें ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है और मुद्रा की आपूर्ति को सीमित किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, तो इसमें ब्याज दरों में कमी की जा सकती है और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, इससे उधार लेने और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होती है। भारत में वर्तमान मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क, तो 2016 से पहले RBI के गवर्नर ही मौद्रिक नीति का निर्धारण करते थे और 2016 के बाद वित्त अधिनियम 2016 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसके बाद फ्लेक्सिबल मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण यानी FIT को औपचारिक रूप से अपनाया गया। मौद्रिक नीति समिति के विषय में देखते हैं। MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य RBI द्वारा और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं
और एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। मत बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये बात की हमने मौद्रिक नीति समिति की। बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है सीबीडीटी ने एक वित्त वर्ष में सबसे अधिक संख्या में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसने वित्त वर्ष 2023-24 के 125 एपीएएस पर हस्ताक्षर किए थे। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 में धारा 92 सीसी और 92 सीडी को जोड़कर वित्त अधिनियम 2012 के अंतर्गत एपीए के प्रावधानों को शामिल किया। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है? तो एपीए बोर्ड और व्यक्ति के बीच एक समझौता होता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मूल्य निर्धारण विधियों और आर्म्स लेंथ मूल्य को निर्धारित करके करदाताओं को ट्रांसफर प्राइसिंग में निश्चितता प्रदान करना है। एपीए की अवधि अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। इसमें न्यूनतम अवधि के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। इसके प्रकार देखते हैं तो एक पक्षीय एपीए, इसमें केवल करदाता और देश का कर प्राधिकरण शामिल होते हैं। द्विपक्षीय एपीए, तो इसमें देश के करदाता और कर प्राधिकरण के साथ साथ किसी अन्य देश में करदाता के संबंध उद्यम भी शामिल होते हैं। बहुपक्षीय एपीए, तो इसमें करदाता अलग अलग देशों के करदाताओं के 2 या अधिक एईएस देश के कर प्राधिकरण तथा एईएस के कर प्राधिकरण शामिल होते हैं। एपीएस का महत्व, तो यह संभावित दोहरे कराधान के जोखिम को कम करता है। यह ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी लेखा परीक्षा आदि के जोखिम को समाप्त करके अनुपालन लागत को कम करता है। यह विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों को व्यापार करने में सुगमता प्रदान करता है। मुख्य अवधारणाएं और शब्दावली, तो ट्रांसफर प्राइसिंग यह उन वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है जिनका लेन देन एक ही समूह की कंपनियों के बीच किया जाता है। मूल्य निर्धारण का आर्म्स लेंथ सिद्धांत, तो यह सिद्धांत कहता है कि संबंधित पक्षों के बीच हुआ सौदा उसी कीमत पर होना चाहिए जिस पर गैर संबंधित पक्षों के बीच समान परिस्थिति में सौदा होता है। देखते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहली न्यूज है पीसीए फ्रेमवर्क। तो लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए हैं। इसके विषय में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002 में और शहरी सहकारी बैंकों के लिए जुलाई 2024 में पीसीए फ्रेमवर्क को लागू किया था। यूसीबीएस के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के बदले पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया गया है। उद्देश्य है समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना, यूसीबीएस को आर्थिक संकट से निपटने हेतु उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करना ताकि उनकी वित्तीय स्थिति फिर से ठीक हो सके। किन बैंकों पर लागू है? टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 श्रेणियों के सभी शहरी बैंकों। फ्रेमवर्क के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र, तो पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता आदि। फिर नेक्स्ट है सेफ हार्बर नियम। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमावली 1962 में संशोधन को अधिसूचित किया है। नए संशोधनों के जरिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया गया है। इन संशोधनों के तहत सेफ हार्बर नियमों के दायरे का निम्न रूप से विस्तार किया गया है। सेफ हार्बर से संबंधित प्रावधान का लाभ उठाने की सीमा 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई। मुख्य ऑटो कंपोनेंट्स की परिभाषा में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों को शामिल किया गया है। सेफ हार्बर क्या है? तो तकनीकी रूप से सेफ हार्बर वह स्थिति है जिसमें कर एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस मानकर स्वीकार करती है। ट्रांसफर प्राइसिंग वह मूल्य है जिस पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन देन होता है। आर्म्स लेंथ प्राइस वह मूल्य होता है जो दो संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन देन को इस तरह सुनिश्चित करता है जैसे वह स्वतंत्र संस्थानों के बीच हो रहा हो। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखना है। आयकर अधिनियम 1961 में सीबीडीटी को सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ननकाई ट्रफ। तो जापान ने ननकाई ट्रफ में संभावित मेगाक्वेक यानी बड़े भूकंप की चेतावनी जारी की। मेगाक्वेक एक अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होता है जिसकी तीव्रता आमतौर पर 8 या उससे अधिक होती है। इसके विषय में देखते हैं। यह प्रशांत महासागर में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक प्रविष्टन क्षेत्र है। इसमें फिलीपीन सागर प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। प्रविष्टन क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है। ननकाई ट्रफ जापान के दक्षिण पश्चिम प्रशांत तट के पास स्थित है। लगभग 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है ट्रेड वॉच रिपोर्ट। तो हाल ही में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट तिमाही आधार पर भारत की व्यापार स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड भारत के प्रमुख निर्यात बाजार बने हुए हैं। इन देशों की भारत के कुल निर्यात में 33% हिस्सेदारी है। भारत सबसे अधिक आयात चीन, संयुक्त अरब अमीरात और रूस से करता है। भारत विश्व के 10 शीर्ष निर्यातक देशों में शामिल है। 2030 में विश्व में भारत छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश था। विश्व व्यापार में भारत की केवल 4% हिस्सेदारी है। फिर नेक्स्ट है
एवलांच ब्रेकडाउन। तो अमेरिकी भौतिकविदों ने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स का उपयोग करके दूर से रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने की एक नई विधि विकसित की। यह विधि एवलांच ब्रेकडाउन नामक एक भौतिकी सिद्धांत पर केंद्रित है। इसके विषय में जानते हैं। जब रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय होता है तो वे आवेशित कण मुक्त करते हैं जो आसपास की वायु को आयनीकृत कर देते हैं। इससे वायु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग हो जाते हैं और पदार्थ की एक नई अवस्था बनाते हैं जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ऋणात्मक आवेश तेज गति से अन्य परमाणुओं से टकराते हैं तथा अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। यही प्रक्रिया एवलांच ब्रेकडाउन कहलाती है। संभावित उपयोग तो ये बंदरगाहों पर शिपिंग कंटेनर्स को स्कैन करने और आपातकालीन परिस्थितियों में रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन। दूसरा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन जैसे अन्य UN एजेंसियां भी शामिल थी। उद्देश्य है स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यवाहियों में तेजी लाना। सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स तो 50 से अधिक देशों ने वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेक्स्ट है बोध गया मंदिर। तो बिहार में कई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके विषय में देखते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित और बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 2002 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 मंदिरों स्तूपों में से एक है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण गुप्त शासकों ने 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में कराया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है और चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने इस मंदिर का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA वैक्सीन। तो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स निपा वायरस से निपटने के लिए एक अग्रणी सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA वैक्सीन विकसित कर रही है। यह कदम कोएलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन की विस्तारित वित्त पोषण पहल का हिस्सा है। निपा एक जूनोटिक वायरस है। इसका संबंध पैरामिक्सो वायरस फैमिली से है। फ्रूट बैट्स इस वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं। saRNA वैक्सीन के विषय में देखते हैं। तो mRNA वैक्सीन सीधे शरीर में एंटीजन को इंजेक्ट करने के बजाय एंटीजेनिक प्रोटीन बनाने हेतु शरीर की अपनी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। saRNA वैक्सीन शरीर को वांछित एंटीजन बनाने के लिए आवश्यक mRNA की प्रति बनाने के निर्देश देती है। saRNA वैक्सीन में कम खुराक में भी बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। इस प्रकार यह मौजूदा mRNA वैक्सीन से अधिक प्रभावी है। फिर नेक्स्ट है सेफ प्रोजेक्ट। तो आसियान खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणाली ने सेफ एग्रोमेट प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की सराहना की। AFSIS थाईलैंड के नेतृत्व में संचालित एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। इसके विषय में देखते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी। उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेष रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके पर्यावरणीय बदलावों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को समझना। एग्रोमेट प्रोजेक्ट को 2018 में सेफ बहुपक्षीय परियोजना के रूप में लागू किया गया था। यह प्रोजेक्ट इसरो JAXA और अन्य एजेंसियों के सहयोग से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि संबंधी जानकारी साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित करना है। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कृषि सूचना सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फिर लास्ट है हमारा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। तो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का 4था संस्करण विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बेहतर बनाना और एक संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण करना। तो ये बात की हमने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की। हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।